हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल 1 का जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, वो अभी हम देखने वाले हैं। उसका तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम था हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, ये हमने पहले 2 पार्ट में देखा था ना। एफटीपी क्या होता है कि जो आने वाले अगले 5 सालों में हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा रहेगा, कौन-कौन से देशों को हम लोग कितना एक्सपोर्ट करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हम लोग डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी पहले 2 पार्ट में। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स क्या देखने वाले हैं ना, हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हमने 2015-20 की फॉरेन पॉलिसी देखी थी, पार्ट 2 में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट्स उसके रह गए थे, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सरकार ने तय किया था कि आने वाले 2015 से लेके 2020 तक हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा देंगे। ये सारी इसमें से कुछ चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे हमें और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट लानी है हमारी इस पॉलिसी में, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ावा मिले। ओके। तो ये जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप कम से कम 3 से 4 मार्क्स आप इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे आपका दिया गया है कि एफडीआई लिमिट क्या क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में कितना एफडीआई लिमिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना। तो चलिए देखते हैं। एफटीपी 2015-20 provided a framework for increasing exports of goods and services as well as generation of employment and increasing value addition in the country in line with the Make in India program। तो ये जो 2-3 लाइन आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये हमने पहले भी पार्ट 2 में देखी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जल्दी से कवर अप कर लेंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि 2015-20 की जो एफटीपी पॉलिसी हमने बनाई थी, उसमें अ, इस बात पे जोर दिया गया था कि जो भी एक्सपोर्ट है और सर्विसेज, एक्सपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज का, उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे। अगर ज़ाहिर-सी बात है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, है ना? अब काम करने के लिए वहाँ पे लोग लगेंगे, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे वैल्यू एडिशन होगा, जीडीपी बढ़ेगी। और ये इन सारी क कामों में हमारी मदद कौन करेगा? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वही था कि हमें हमारे देश में जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और उसे दूसरे देशों को बेचना है। The policy aimed to enable India to respond to the challenges of the external environment, keeping in step with a rapidly evolving international trading architecture, and make trade a major contributor to the country's economic growth and development। तो बोल क्या रहे हैं कि पॉलिसी के एक और एम क्या था कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। हमने मान लिया कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। उसके साथ-साथ मान लीजिए, अगर इंटरनेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है, तो वहाँ पे अगर कोई इश्यू हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट अगर हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे होता है, तो उसे हमें रिस्पॉन्ड करना है। मतलब हमें हार नहीं माननी है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें उससे सॉल्यूशन निकालना है। और उसके साथ-साथ हमारा जो रैपिडली इवॉल्विंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग आर्किट, उसके साथ-साथ हमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, अभी 2026 चल रहा है, अभी जो इंटरनेशनल वॉर चल रही है ना, उसकी वज़ह से क्या हुआ है ना, एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो चुका है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं करना है, कम नहीं तो करना है, उसके साथ-साथ इंक्रीज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं करेंगे तो उतना ही रखेंगे, हमें अलग मार्केट ढूँढनी पड़ेगी, अलग-अलग देशों के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। हमें हमारा एक्सपोर्ट तो वैसे जैसा पहले था वैसे जारी रखना है, उसके साथ-साथ उसे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ा है, उसको हमें हैंडल करना है, उसके साथ-साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी देना है, ठीक है? ये बात कर रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ये सब करके हमें क्या करना है? हमें करना है मेक अ ट्रेड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो जीडीपी है हमारी, जीडीपी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका करना है? मतलब एक मेजर कंट्रीब्यूटर, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है जीडीपी में, किसका? एक्सपोर्ट का। है ना? एक्सपोर्ट को भी हमें जीडीपी में ऐड करना है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो बढ़ाना है। फिर एफटीपी 2015-20 इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू स्कीम्स, ये हमने पहले देखी थी पार्ट नंबर 2 में इन डिटेल में, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स होते हैं, चीजें होती है, ऐसी वस्तुएं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उनके एक्सपोर्टर्स के लिए ये स्कीम लाई गई थी, 2 स्कीम, ठीक है। अगर इसको क्लियर नहीं है तो पार्ट नंबर 2 पहले देख लीजिए फ्रेंड्स। फिर आता है मेजर्स हैव बीन एडॉप्टेड टू नर्ज प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स अंडर द EPCG scheme by reducing specific export obligation to 75% of the normal export obligation। इसको भी मैंने एग्जांपल के साथ पार्ट 2 में बताया है कि मान लीजिए कि अगर आपको आपने चीजें, अगर अपने घरेलू आप मान लीजिए कंपनी ए है,
हमारी इंडिया की, उसने अगर रॉ मटेरियल कंपनी ए है, बी से खरीदी है, जो इंडिया में ही है, तो ऐसे में इस स्कीम के तहत, ईपीसीजी स्कीम के तहत, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर जो है ए का, उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब जितना भी रॉ मटेरियल उसने हमारी घरेलू कंपनी बी से यहाँ पे खरीदा है, उससे वो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट, उसके 75% ही उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहाँ पे कम होगा। इन डिटेल में फ्रेंड्स पार्ट नंबर 2 पहले इस चैप्टर का देख लीजिए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मेजर्स हैव बीन टेकन टू गिव अ बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स। हमारा इंडिया जो है ना वो हाईटेक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बहुत ऐसी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है या ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं। तो यहाँ पे एक टारगेट और क्या था कि बूस्ट करना है, बढ़ावा देना है हाईटेक आइटम्स और डिफेंस जो आइटम्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने का। E-commerce exports of handloom products, books, periodicals, leather footwear, toys, and customized fashion garments through courier or foreign post office would also be able to get benefit of MEIS for values up to INR 25,000। ठीक है, बोल रहे हैं कि हैंडलूम प्रोडक्ट्स रूरल एरिया में काफी बार हमने देखा होगा कि रूरल एरिया की कुछ पर्टिकुलर ऐसी कुछ खासियत होती है उस पर्टिकुलर एरिया की। वहाँ पे कुछ जैसे मान लीजिए अगर हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे जो कपड़े होते हैं ना, वो रूरल एरिया में कुछ-कुछ ऐसे अलग वैरायटी के कपड़े होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड होती है। या अगर आप लोग महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे आपको पैठनी मिलेगी, है ना? पैठनी एक पर्टिकुलर साड़ी का टाइप होता है जहाँ पे लोग हाथ से वो पैठनी जो है ना वो हाथ से बनाते हैं लोग, तो उससे भी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो ये से हैंडलूम प्रोडक्ट जो होते हैं ना जैसे कि खिलौने होते हैं, बच्चों की लकड़ियों के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में वो मिलते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, ठीक है? तो इसे अगर चाहते आप लोग चाहते हो कि चाहे बुक्स हो, पीरियोडिकल्स, लेदर फुटवेयर हो, टॉयज़ हो, कस्टमाइज्ड फैशन गारमेंट जैसे मैंने अभी बोला है कि जैसे पैठनी होती है या इससे अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग हो सकती है। तो अगर ऐसी चीज़ों को आप लोग इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एमईआईएस स्कीम के तहत 25,000 तक की जो छूट मतलब यहाँ पे बेनिफिट 25,000 तक का मिल जाएगा। ठीक है? आपके बहुत खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको शिपिंग का खर्चा होता है, आपको पैकेजिंग का खर्चा होता है, आपको एक्सपोर्ट का खर्चा होता है, ठीक है? एक्सपोर्ट नहीं बोल सकते यहाँ पे कि आपको आप कुरियर की तरह भेज रहे हो, लेकिन आपको पैकिंग तो करनी पड़ती है ना। तो इन सारे खर्चों के लिए आपको यहाँ पे 25,000 रुपए तक की जो सहूलियत है वो मिलने वाली है। Manufacturers who are also status holders will now be able to self-certify their manufactured goods in phases as originating from India with a view to qualifying for preferential treatment under various forms of bilateral and regional trade agreements। तो फॉर स्टेटस होल्डर कौन होते हैं? हमने देखा है पहली पार्ट में कि स्टेटस होल्डर वो लोग होते हैं जो जिनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है और वो हमारे देश को फॉरेन करेंसी अर्न करने में कमाने में बहुत मदद करते हैं। तो उनको यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी उनके लिए काफ़ी है, उनको हर बार डॉक्यूमेंटेशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन से उनका काम हो जाएगा, ठीक है? उनको प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, क्या-क्या मिलती है, कैसे मिलती है, हमने सब देखा है, ठीक है? बायलैटरल या रीजनल एग्रीमेंट में हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं या हमारे जो ऑथराइज़्ड डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं ना वहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे पहले से उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोल दिए होते हैं कि ये जो है हमारे वैल्यूड कस्टमर है, एक्सपोर्टर है, तो इनको आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगानी है। This approved exporter system will help manufacturer exporters considerably in getting fast access to international market। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अगर क्लियरेंसेस या आपको अगर आसानी दी जाती है कि एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको फास्ट एक्सेस मिल जाता है ना। आपको हर बार अगर हर स्टेप पे अगर आपको रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन पूछेंगे तो आपका टाइम जाने वाला है, आपके पैसे भी जाने वाले हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे बच जाती है। A number of steps have been taken for encouraging manufacturing and exports under 100% ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी स्कीम्स। तो ये स्कीम्स हैं। जितने भी स्कीम के नाम आप लोग यहाँ पे देखोगे उन सब का मतलब है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है? अलग-अलग तरीके से है। अब ईओयू का मतलब क्या होता है? इसका लॉन्ग फॉर्म होता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। नाम से ही आप लोग अंदाजा लगाएगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब क्या होते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बने हुए होते हैं ना। सरकार बोलती है आप लोग बस एक्सपोर्ट कीजिए, आपको हर तरीके से सपोर्ट हम लोग करेंगे। तो इन बिजनेसेस को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, ये ईओयू पॉलिसी यहाँ पे लाई थी, स्कीम लाई थी, जहाँ बिजनेसेस को क्या होता है ना हर तरीके से सपोर्ट मिलता है। जैसे कि ड्यूटी फ्री प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल अगर खरीदना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे, जीएसटी टैक्स पे आपको कंसेशन देंगे या ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? हर रोज़ के जो काम होते हैं, जैसे किसी स्कीम के तहत आपको बेनिफिट लेना है या आपको रॉ मटेरियल खरीदना है या आपको
चाहे कोई भी फैसिलिटी हो, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे ना, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। मतलब जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, उनको अगर कोई ब्रांच अपनी लगानी है तो उनको बहुत सारी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ईओयू को ऐसा नहीं है, आप लोगों को आप ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देने वाले हैं। फिर दूसरी स्कीम आती है ईएसटीपी। ईएसटीपी का मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या होता है इसका, कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करती है, यहाँ पे बढ़ावा देती है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, ये होता है एसटीपी, होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। जैसे यहाँ पे हार्डवेयर होता है, वैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है। ये इस स्कीम, इसके तहत क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जब 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इंडिया की कहीं भी खोल सकती है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है। कोई कहीं भी खोल सकती है और वहां से जो चीजें है ना वो एक्सपोर्ट कर सकती है। फिर आता है आपका बीटीपी। बीटीपी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं कि ये ऐसी कंपनीज होती है फ्रेंड्स, जो क्या करती है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बना के एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें इनको टैक्स में, ड्यूटी में, रेगुलेटरी बेनिफिट्स में बहुत सारे यहाँ पे इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्कीम से डिटेल में नहीं पूछेंगे आपके, क्योंकि बुक में नहीं दिया गया है। अगर पूछेंगे भी तो आधे मार्क्स के लिए पूछेंगे, ठीक है। तो इसको आपको इन डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बुक में उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं आगे कि द स्टेप्स इंक्लूड अ फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस। फ्रेंड्स, ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लोग हर आप लोग हर स्कीम के, देखिए हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स होते हैं ना, अभी इसमें 45 चैप्टर्स है, आप लोग अप्रोक्स एवरेज ना 40 चैप्टर्स पकड़ लीजिए, तो 4 सब्जेक्ट है। तो आपको पढ़ने कितने हैं ना, 160 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपके पास टाइम कितना है, आप 6 महीने भी नहीं होते, 5 महीने समझ लीजिए। उसमें से पहले 1 महीने तो कोई भी सीरियस नहीं होता है सच में, 2 महीने पकड़ लीजिए आप, लेकिन हम एक बोलेंगे तो आपके पास बचते कितने हैं, 4 महीने। तो मान लीजिए 4 महीने में टाइम कितना होता है ना, 120 डेज, है ना। 120 डेज अप्रोक्सीमेटली होते हैं। तो 120 डेज में आपको 160 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मान लीजिए आपने 160 भी नहीं पढ़े, आपने हर एक सब्जेक्ट की 3 3 मॉड्यूल ही किए, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 3, है ना, 120। मतलब दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। दिन में एक चैप्टर मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 वीडियोज आपको एक दिन में देखने हैं। ये तो हो गया सिर्फ वीडियो देखना। अगर आपको 10 दिन बाद भी पूछेंगे ना ये स्कीम क्या होती है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि रिविजन इंपॉर्टेंट होती है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। अलग से रिवीजन के लिए आपके आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मैंने आपको रिवीजन कैसे करना है ये पहले भी बताया था। आप लोग क्या कीजिए, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, उसकी फोटो निकाल लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या जब भी आपके पास टाइम होगा, जब भी आप लोग घर जाते हो या ब्रांचेस में होते हो या अपने ऑफिस में होते हो, आपके पास टाइम होता है, तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको अलग से रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो अब एग्जाम के लिए आप लोग बर्डन यहाँ पे क्रिएट होगा। आप लोग मतलब आपकी रिवीजन भी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और आपकी जो पढ़ाई है वो भी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे यूनिट्स बनाएंगे हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शेयर करेंगे, या परमिटिंग इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। मतलब क्या कि अलग अलग यूनिट जो लगे हुए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देंगे कि जो रॉ मटेरियल है या जो फाइनल गुड्स है वहाँ उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से लेके जा सके। परमिटिंग देम टू सेट अप वेयर हाउसेस नियर द पोर्ट एक्सपोर्ट एंड टू यूज ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्पजेस। तो इस स्कीम के तहत बहुत सारी फैसिलिटी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे हम लोग, उनको ट्रांसफर ऑफ गुड्स की फैसिलिटी देंगे, उनको वेयर हाउसेज, अगर उनके प्रोडक्ट जो है वो अगर जल्दी से खराब होने वाली है तो उनको वेयर हाउस की फैसिलिटी दे देंगे, या फिर उनको ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, है ना, स्किल इंप्रूवमेंट। ये सारी फैसिलिटीज इस स्कीम के तहत आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 108 MSME clusters have been identified for focused interventions to boost exports। तो MSME clusters क्या होते हैं, ऐसे डेडिकेटेड एरियाज होता है जहाँ पे आपको सिर्फ इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अगर एग्जांपल लेंगे तो MIDC एरिया जो होते हैं उन्हें आप लोग ये MSME क्लस्टर्स, लेकिन MIDC छोटी लेवल पे होते हैं, ये बड़ी लेवल पे होते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे कंपनीज लगे लगाएंगे हम लोग जो क्या करेंगे, सिर्फ चीजों को एक्सपोर्ट करेंगी, चीजें बनाएगी, प्रोड्यूस करेंगी और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगी, ठीक है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ निर्यात बंधु स्कीम को भी लाया गया है। तो निर्यात बंधु स्कीम क्या होती है कि जो जो एक्सपोर्टर्स है, ऐसे एक्सपोर्टर जो पहली बार अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कंपनी बनाई, प्रोडक्ट्स बनाए, लेकिन आज तक कभी उन्होंने दूसरे देशों को चीजें नहीं बेची थी, वो पहली बार चीजें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहती है, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको यहाँ पे कोर्सेज दी जाएंगे, उनको यहाँ पे मदद की जाएगी, असिस्टेंस दिया जाएगा, उनके स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा। वो हर एक फैसिलिटी दी जाएगी जो एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाने के लिए जरूरी है, ठीक है। आप इसे एक मेंटरशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो।
फिर आता है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस आर द अदर मेजर फोकस एरियाज इन दिस न्यू एफटीपी। अब न्यू एफटीपी में कुछ जरूरी चीजें थी जहाँ पे हमें ध्यान देना है, वो कौन सा थी कि फैसिलिटेशन करना है और एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब आपको आसानी दी जा रही है ना, आपको हर बार डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार अपनी 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 इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर ली है, तो आपको हर बार नई इंफॉर्मेशन जब भी आप लोग जाओगे स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए या क्लियरेंसेस के लिए, तो आपको देनी नहीं पड़ेगी, मतलब आपको आसानी दी जाएगी काम करने के लिए। ठीक है, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एफटीपी इज टू मूव टूवर्ड्स पेपरलेस वर्किंग, है ना। वही कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना वो अभी ऑनलाइन हो रही है ना। आपको अगर चीजें बेचनी है, अगर आपको प्रोक्योरमेंट खरीदनी है, तो आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। बस सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, बस शिपिंग का काम रह जाता है, आपको चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। यही एक काम है जो ऑनलाइन नहीं होता है, बाकी सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं ना। क्लियरेंसेस होते हैं, पेमेंट होती है, या आपको अगर कोई वेंडर ढूंढना है, ये सारी चीजें अभी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि हर एक चीज में ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे वैसे ही इस एफटीपी में भी कुछ कमी रह गई थी। कौन सी कमी थी जिसे हमें अभी आने वाली अगली एफटीपी में पूरा करना है, उसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2015-20 की जो पॉलिसी थी हमारी, उसे 2022 तक एक्सटेंड कर लिया। क्यों एक्सटेंड कर लिया? क्योंकि 2019 में कोरोना आया था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बंद था। ठीक है, जिसका तो टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एक्सपोर्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ताकि यहाँ वो जो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सके, उनको बिजनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। Recent trade protectionist incidents as well as the disruptions induced by the pandemic have proven that India's overdependence on a few items and fewer markets has had a more severe negative impact on the country's international trade earnings. तो बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमें ये पता चला कि बहुत सारे देशों ने क्या किया, कोविड में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाए। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स क्या होते हैं, हमने देखा था चैप्टर नंबर 7-6 में। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे सरकार क्या करती है, बाहर के कंट्रीज को ज्यादातर एंट्री नहीं देती है, उनके प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है ताकि वो महंगे हो जाए, और जो हमारे घरेलू कंपनीज है, जो हमारी इंडिया की कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो इसे बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म लगाया। फिर हमने देखा कि डिस्ट्रप्शन हो गई। कोविड में हमने देखा कि एक्सपोर्ट बंद था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और ये सारी चीजें समझ देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ओवर डिपेंड कर रहे हैं किसी बहुत ही सिलेक्टेड आइटम्स पे, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे, और बहुत ही सिलेक्टेड मार्केट यानी बहुत ही सिलेक्टेड देशों पे हम लोग डिपेंड थे कि हम लोग चीजें बनाएंगे और मान लीजिए सिर्फ दो ही देशों को बेचेंगे। मान लीजिए कि नेपाल को बेचेंगे, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, नेपाल को बेचेंगे, या मान लीजिए हम लोग जापान को बेचेंगे। ठीक है, ये दो कंट्रीज को ही हम लोग प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अगर मान लीजिए कि इन दो देशों के अगर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो कोई भी इश्यू चलता है और एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाता है, तो जो चीजें हमने यहाँ पे इंडिया में बना रखी है उसे हम कहाँ पे बेचेंगे, है ना। एक एक सिंपल से एग्जांपल ले लेंगे जो अभी करंट का है। मान लीजिए अभी ये जो यूएस ईरान को वॉर चल रहा है ना, यूएस और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है, मान लीजिए इन दोनों देशों के साथ हमारी अच्छी बनती है। तो अगर हमने पहले पहले से हम इन दो देशों के साथ ही यहाँ पे अगर व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी ये जो इन दोनों के बीच जो वॉर छिड़ गई है, अब यूएस बोलेगा कि ईरान को एक्सपोर्ट नहीं करना है, ईरान बोलेगा यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करना है, या जो भी उनकी रीजन होगी कि जो अभी हमें जहाज वो एक दूसरे की जगह यहाँ से वहां आने जाने नहीं दे रहे, तो जिसकी वजह से अभी हमारा क्या हो गया ना, एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर हो गया, बंद हो गया। अब ऐसी हालत में हमने जो चीजें यहाँ पे हमारे लोगों ने बना रखी है, क्या उसे हम ऐसे नहीं रख सकते ना। हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी है, वो भी चलनी चाहिए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए अगर हम किसी दूसरे देशों को भी कोई दूसरे देशों के साथ भी अगर यहाँ पे हम लोग व्यापार करेंगे, तो हमारे जो चीजें यहाँ पे हमने प्रोडक्शन कर रखा है वो हमारा बिक जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, हम ज्यादा डिपेंड रहे कि सिलेक्टेड आइटम पे और सिलेक्टेड कंट्रीज पे, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो कम यहाँ पे अर्न हुई। तो कौन कौन से इश्यूज थे जो आने वाली अगली एक्टिविटी में हमें एड्रेस करनी है, तो बोल रखे कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इंडिया हाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इन फ्यू लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड फ्यू प्रोडक्ट्स प्रिक्लूड इट्स एबिलिटी टू फुल्ली ऑफसेट एनी शार्प डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट। तो क्या क्या हमने फ्यू प्रोडक्ट्स थे और फ्यू कंट्रीज थी हमारी, तो ऐसे में क्या हुआ, हमारा शार्प डिक्लाइन हुआ, है ना। मान लीजिए अगर यूएस और ईरान दोनों हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट तो कम होने वाला है ना। जो चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसे खरीदेगा कौन। इंडिया नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स बोथ एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड इम्पोर्ट सोर्सेस एंड फाइंड अल्टरनेट हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। ये तो बोल रहा है कि इंडिया को अब क्या करना चाहिए ना, डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जैसे हम इन्वेस्टमेंट में भी अपनाते हैं, कुछ सोना खरीदते हैं, कुछ जमीन खरीदते हैं, कुछ शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे करना है हमें। हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को, जिनके साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए भी और इम्पोर्ट के लिए भी। और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी, मतलब कि
इंपोर्ट करते समय जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है या एक्सपोर्ट करते समय इंपोर्ट करते समय बोलेंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए हमें अल्टरनेट वैल्यूज़ ढूँढनी है कि अलग-अलग देश की अलग-अलग स्केल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज़ होती है, उनके इंटरनल कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं या उनके जो रिस्क होती है, इन सारी बातों को कंसिडर करके हमें ये भी देखना है कि हमें जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, उनके लिए हमें अल्टरनेट यहाँ पे ढूँढना है। इंडिया में एक्सप्लोर टारगेटेड जियोग्राफीज़ एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़। तो अब इंडिया ये सब करेगा कैसे? ठीक है, अभी इंडिया को इतना आसान नहीं है ना एकदम दूसरे देश से ट्रेड करना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले इंडिया क्या करेगा, टारगेटेड जियोग्राफीज़, ऐसी जियोग्राफी जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा है। अब ज़ाहिर-सी बात है यूएस या जापान जैसे जो डेवलप्ड देश है, उनके जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से बेटर है ना? पहले से इंडिया से बेटर है तो वहाँ पे इंडिया के प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसी जियोग्राफीज़ को टारगेट करेंगे जहाँ पे इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो बिक सकते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, है ना? साउथ अफ्रीका हो गया, नेपाल हो गया। तो ऐसे देशों में हम लोग टारगेटेड जियोग्राफीज़ को करेंगे और उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ मतलब ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएँगे जो इस स्पेसिफिक देश में बिकने वाला है और उसी पे फ़ोकस करेंगे, उसी पे अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ लगाएँगे कि कैसे उसे और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, जिससे कि वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है? Exploring opportunities in new markets in Africa, Southeast Asia, Latin America through strategic investment where receptiveness towards non-Chinese trading partners is important and needs to be explored further. ठीक है, बोल रहे हैं कि हमने मान लिया कि ऐसे-ऐसे देशों को हमें ढूँढना है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो है वो बिक सके। उसके साथ-साथ हमें ऐसे भी देश ढूँढना है जहाँ पे जो नॉन चाइनीज़ ट्रेडिंग पार्टनर्स है, मतलब जो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करते। चाइना के प्रोडक्ट्स हम सबको पता है मेड इन चाइना, ठीक है? मेड इन चाइना हमने काफ़ी बार देखा है, बहुत ही सस्ते होते हैं। तो लोग जो है ना वो सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेफ़र करते हैं, तो हमें ऐसी देश को ढूँढना है जो चाइना के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ताकि आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। एडिशनली इंडिया में एम एट डाइवर्सिफाइंग इट्स इम्पोर्ट सप्लाइज़। तो इसके साथ-साथ हमें जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं, उसे भी हमें डाइवर्सिफाई करना है। Products having high import orientation from few countries, especially China, need to be diversified. तो जो रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं फॉर एग्जांपल कि चाइना से, उसे हमें डाइवर्सिफाई करना है। दूसरे देशों से भी यहाँ पे चीज़ें हमें खरीदनी है। ठीक है? फिर आगे बोल रहे हैं कि द पॉलिसी नीड्स टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट और मार्केट कंसंट्रेशन ऑफ द इंडिया ट्रेड शुड नॉट गो बियॉन्ड अ स्पेसिफिक लेवल। कंसंट्रेशन वही बोल रहे हैं कि किसी एक जगह पे हम लोग किसी सिलेक्टेड कंट्रीज को हम लोग नहीं बेचेंगे, हमें एक लिमिट तक ही हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे, एक लिमिट तक ही हम किसी पर्टिकुलर देश को चीज़ें बेचेंगे, उनसे खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं कि प्रमोटिंग एफिकेसी ऑफ स्टेट्स इन एक्सपोर्ट्स एंड एक्सप्लोरिंग हिथरटू अनएक्सप्लोर्ड प्रोडक्ट्स आर एडेड एरियाज टू बी कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ग्रोथ। कि अब क्या करना है हमें, तो हमने हमने ये सब देख लिया कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे एफटीपी में हमें चेंजेस लाने हैं, लेकिन करेंगे कैसे? तो उसे करेंगे कि जो स्टेट है हमारे, जो राज्य है, उनकी हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, ठीक है? उनकी हम लोग क्या करेंगे, एफिकेसी कैसे बढ़ाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे ना कि जो लोकल प्रोडक्शन हब होते हैं, उन्हें स्टेट लेवल पे एंट्री दे देंगे, उनको क्लीयरेंसेस आसान कर देंगे, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी खासी फैसिलिटी देंगे। तो अगर स्टेट एफिशिएंट होंगे, देश बनता किससे है ना, स्टेट से बनता है। अगर स्टेट एफिशिएंट है तो देश एफिशिएंट है। अगर स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है तो देश का भी एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है? तो ताकि आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे हो सके। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस विल ऑल्सो ग्रेटली एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट। बहुत बार देखा हमने ना कि सिंप्लीफिकेशन देना है हमें, डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे लेने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम करना है, ठीक है? अलग-अलग स्कीम्स को एक करके एक एमईआईएस स्कीम लाया गया है, क्यों लाया गया है? क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स है उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि किस स्कीम के तहत हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इट डिमांड्स फॉर अ ड्रास्टिक रीअलाइनमेंट ऑफ इंडियाज़ ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड कंसिडरिंग अ स्ट्रैटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनवर्ड rather than outward looking economic policies as a threat which may pop up at the short notice, है ना? बोल रहे हैं कि अगर ऐसे आपको करना है, अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ग्लोबलाइजेशन से पीछे हटना पड़ेगा कि आपको एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट लेनी पड़ेगी। रिट्रीट मतलब पीछे हटना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमारे देश में बनानी पड़ेगी, आपको इनवर्ड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ावा मिल सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है? As COVID has brought a new world order, it is very much imperative for India to explore significant reforms in trade policies, including diversification of export products as well as destinations, increased domestic production। ना बोल रहे हैं कि कोविड में हमें ये समझ में आया कि हमारी जो हमारी एफटीपी पॉलिसी है उसमें कौन-कौन से बदलाव लाने चाहिए, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना है, हमें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को, डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई करना है,
हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, लैंड एंड लेबर लॉज को रिफॉर्म करना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को स्पीडली करना है, मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है जो एनवायरमेंटली कंजर्वेटिव है, तो वहाँ पे अगर आपको कंपनी लगानी है तो उसके लिए आपको जो क्लियरेंसेस लेने हैं वो आपका रैपिडली हो जाए। फिर सेटिंग अप अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड, ये हमने देख लिया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा कि एफटीपी 2015-20 की आई थी, 2015-20 की आई थी, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए ये सरकार ने रिकमेंड किया था। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे कि हमें डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना है, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ावा देना है, हमें लैंड एंड लेबर लॉस को रिफॉर्म करना है, ठीक है, या अब हमें अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स लाने हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिए और 5वें नंबर पे बोल देंगे कि हमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना है, या कोई भी ऐसा दे देंगे जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये आउट ऑफ ऑप्शन है, ठीक है। फिर आपको ये हो गया सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर डिफिकल्टी लेवल को और ज़्यादा बढ़ाना है ना, तो ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, सॉरी ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे 1 एंड 2 था, ठीक है, 1, 2, 3, 4, कभी-कभी 5 ऑप्शन भी मिल जाएँगे, लेकिन अभी यहाँ पे 4, या बोल देंगे 3 एंड 4 था, या बोल दें कि ओनली 5 है, या ओनली 1 और ओनली 2। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से अभी आप लोगों का अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है ना कि एफटीपी क्यों लाई गई थी, एफटीपी के एम क्या थे, उसका मकसद क्या था, उसमें कौन-कौन सी पॉजिटिव चीज़ें होती है, उसमें कौन-कौन से ऐसे हर साल जब हर 5 साल बाद जब सरकार यहाँ पे एफटीपी के बदलाव लाती है, तो क्यों लाती है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा कैसे मिलेगा? है ना? डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा तो बढ़ावा मिलेगा, या अगर हम लोग जो लॉज़ है वो ईज़ी कर देंगे तो लॉ हमारा बढ़ावा मिलेगा, या अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज़्म, ताकि जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आप लोग कर रहे हो उसकी पेमेंट जल्दी से हो सके, है ना? तो आप लोगों की कांसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो ऑप्शन कोई भी दे दे, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आप वहाँ पे आंसर करने में एबल रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये एग्ज़ाम का अभी पैटर्न यही है, ठीक है? वन लाइनिंग क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, एंड और इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स? एक बार क्विक से रिवाइज़ कर लेंगे कि इसमें हमने देखा क्या-क्या था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एफटीपी थे हमारे 2015-20 में उसमें कौन-कौन से हाइलाइट्स थे। तो उसमें हाइलाइट्स ये थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज़ को प्रोड्यूस करना है, बेचना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। फिर हमने ये भी देखा कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चैलेंजेस आ जाते, कुछ इश्यूज़ आ जाते थे, तो उसको हैंडल करने के साथ-साथ हमें एक्सपोर्ट को यहाँ पे बढ़ावा देना है। फिर हमने एमईआईएस, एसईआईएस स्कीम के बारे में पढ़ा। फिर ईपीसीजी स्कीम के बारे में पढ़ा, जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सिर्फ 75% हो जाता है अगर आप इंडिया की कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदते हो तो। हाईटेक आइटम्स हमें एक्सपोर्ट करना है, डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हमें भी एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको इस एमईआई स्कीम के तहत यहाँ पे बेनिफिट लेना है तो आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। जो हाँ स्टेटस होल्डर होते हैं उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन ही काफ़ी होता है, उनको हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं बायलैटरल या रीजनल एग्रीमेंट में भी, या जो अलग-अलग स्टेप्स यहाँ पे लिए गए ताकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, जैसे कि ये स्कीम हो गई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गया और बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए, ठीक है? जो डेडिकेटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं। फिर 108 एमएसएमई क्लस्टर्स हम लोग खरीदेंगे जो डेडिकेटेड होंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है? निर्यात बंधु स्कीम लाई जो पहली बार एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उनको यहाँ पे स्किल को बढ़ावा मिल गया, उनको कोर्सेस यहाँ पे दी जाएगी। फिर हमने देखा कि ईज़ ऑफ डूइंग डे बिज़नेस देंगे हम लोग, जो एक्सपोर्ट है उनको यहाँ पे आसानी दे देंगे, उनको यहाँ पे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए अलाउ कर देंगे, आसान कर देंगे उनके लिए। फिर हमने देखा कि चैलेंजेस क्या-क्या थे, बहुत सारी पॉज़िटिव बातें देख ली, अब नेगेटिव बातें इसमें थोड़ी बहुत थी, और वो क्या-क्या थी ना कि हमें क्या करना है कि हमने पैंडेमिक में देखा कि हमारी एफटीपी में कहाँ-कहाँ कमी थी, तो हमने देखा कि हम लोग ओवर डिपेंड थे कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे और सिलेक्टेड मार्केट पे। तो हमें करना क्या है, हमें डाइवर्सिफ़िकेशन को अपनाना है। फिर हमने देखा कि हमें वही मार्केट्स को नई-नई है ना, एक्सप्लोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़, नई-नई मार्केट हमें ढूँढनी है, ऐसे मार्केट हमें ढूँढने हैं जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारे चांसेस है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच सकें, ठीक है? फिर कंसंट्रेशन नहीं करेंगे किसी सिलेक्टेड एरिया में, सभी देशों के साथ बहुत सारे जितने पॉसिबल है उतने देशों के साथ हम लोग यहाँ पे व्यापार करेंगे। ये बेसिक-बेसिक चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।